गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 8वीं क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के थर्ड लेसन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि एक संश्लेषित रेशा कैसे बना हुआ है। जैसे कि एक माला बनती है मनकों से, वैसे ही एक संश्लेषित रेशा भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होती है और ये रासायनिक पदार्थ एकलक कहलाती है। एकलक यानी कि मोनोमर कहलाती है। ठीक है, और इन एकलक कई सारी एकलक इकाइयों से मिलकर बनता है एक बहुलक। बहुलक यानी कि पॉलीमर। बहु मतलब बहुत सारे, लक यानी कि यूनिट, उसमें बहुत सारे यूनिट जुड़ी होती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पॉलीथीन आपने सुना है, कई पॉलीथीन हम देखते हैं, बिल्कुल आम बात है। तो पॉलीथीन, पोली का यही पोली, बहु, इथीन, इथीन नामक रसायन उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़कर बने हुए हैं। तो रेशा बना है उसका इथीन से, इथीन की बहुलक इकाई से, और पॉलीथीन नामक रेशा, पॉलीथीन नामक जो संश्लिष्ट रेशा है प्लास्टिक, हमने प्राप्त किया। समझ गए आप लोग बहुलक और एकलक क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि रेयॉन क्या था, रेयॉन का आविष्कार कैसे हुआ, इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नायलॉन क्या होता है। रेयॉन क्या था, अर्ध संश्लेषित रेशा था, यानी कि इसका कच्चा माल लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया गया था। और नायलॉन क्या है, पूर्णतः मानव निर्मित रेशा है। यह प्रथम पूर्ण रूप से, देखो, नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। 1931 में बिना किसी कच्चे माल के पौधे जंतु का उपयोग करके इसे बनाया गया था, बिना किसी पौधे जंतु के यानी कि रसायनों से बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया था। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, मजबूत, प्रत्यास्थ, लचीला और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम, आसान था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुत बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स होती थी, भीड़ होती थी इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। जो जुराबे हैं या फिर जो मोजे जिसको तुम लोग बोलते हो ना, इसके बहुत प्रसिद्ध हुए थे। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना मजबूत है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सियाँ बना सकते हैं? ऐसा वास्तव में है। हम नायलॉन से बनी कई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जुराबें, रस्से, तंबू, दांत करने के ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग्स आदि। ये कुछ दिखा रखे इन्होंने यहाँ पे। तो देखो क्या लिखा है इसने, क्या नायलॉन के रेशे सचमुच में इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात यानी कि स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है। आइए हम जानें कैसे करना। आप लोगों ने एक ऐसे ना क्लैंप लेना है, जैसे कि उसको पकड़ने वाला, बोझ को, भार को पकड़ने वाला, उस पर आपने एक धागा बांधना है। धागे के हिसाब से आपने लटकाना है उस पर सामान। जैसे आपने कॉटन ले लिया, सूती धागा ले लिया, आपने इस पर मान लीजिए आधा किलो का बाट रखा था, 1 किलो का, जितना भी रखें आप धीरे धीरे ये देखें कि सूती कपड़ा जो है वह कितना, सूती धागा कितना वज़न सहन कर सकता है। इस टेबल में यहाँ पर वज़न लिखें। ऊनी धागा कितना वज़न वज़न रखने पर टूटता है, यहाँ पर लिखें। रेशम धागा कितना वज़न सहन करने पर टूटता है, यहाँ पर लिखें। नायलॉन धागा कितना वज़न रखने पर टूटता है, यहाँ पर लिखें। आप लोग बहुत हैरान होंगे देखकर कि नायलॉन रेशा कितना मजबूत होता है। आगे देखिए, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक क्या है? पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, पॉलिएस्टर की बात करते हैं पहले। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। सिलवटें यानी कि सलवटें होती है ना, जैसे कि प्रेस करनी पड़ती है उनको, फिर यह सपाट रहता है, सीधा रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। काफ़ी फेमस है ये भी। पॉलिएस्टर आप आसानी से पूछ सकते हैं, दादी से, माँ से आराम से बताएगी, हाँ पॉलिएस्टर ऐसा होता था। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलीन क्या है? एक पॉलिएस्टर ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है उसमें। टेरिलीन जो है वो पॉलिएस्टर की ही एक
प्रकार है, पॉलिएस्टर थोड़ा चेंज करके टेरिलिन को बनाया जाता है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है और फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है। ठीक है ना, टेरिलिन पॉलिएस्टर पढ़ चुके हैं। आगे है पेट। पेट भी पॉलिएस्टर का एक रूप है। जैसे कि पॉलिएस्टर था ना, पॉलिएस्टर था, पॉलिएस्टर का एक रूप था, एक अलग फॉर्म थी टेरिलिन। उसी प्रकार पॉलिएस्टर की अनदर फॉर्म है पेट, PET, पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट नाम है इसका बेटे। शायद यहाँ पर नहीं दे रखा है क्या, अगर दे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको समझ लें। पोली, पी से पोली, ई से इथाइलिन टेरिथैलेट। ठीक है, टी से टेरिथैलेट। मेरी माँ जल के लिए सदा पेट की बोतलें, चावल, चीनी के को रखने के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट है क्या। पेट एक पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाने के लिए उपयोग के निर्माण में किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। आप बना सकते हैं, आराम से देखिए अपने आसपास जो डिब्बे हैं प्लास्टिक के, देखो डिब्बे ध्यान से, वो उनके आर पार देखा जा सकता है, ध्यान बिल्कुल साफ साफ, थोड़े से मजबूत भी होते हैं वो। ठीक है, वाटर प्रूफ होते हैं, तो सहन कर सकते हैं थोड़ा वो वज़न वगैरह को। तो जैसे ये बोतलें हैं तुम्हारी, या फिर प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं जो घरों में होते हैं चाय, चीनी आदि स्टोर करने के लिए। पॉलिएस्टर क्या है, पोली प्लस एस्टर। पोली क्या है, बहुलक, मैंने बताया था ना, पोली मतलब बहुत सारे, एस्टर यानी कि एक रसायन का नाम है, एक कोई केमिकल है, एक बहुत लंबी श्रृंखला से जुड़ने वाले रसायन हैं, उनका नाम है एस्टर, उनसे बना है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना है। पुनरावृत्ति यानी कि उनके बार बार जुड़ने से। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। देखो बेटा, एस्टर जो है ना एक नेचुरल पदार्थ है, ठीक है ना, जो फलों में, फूलों में गंध प्रदान करते हैं, लेकिन इन एस्टर को हम लोग केमिकली बना सकते हैं। ठीक है ना, तो उनसे बनाया गया पॉलिएस्टर। फिर पॉलिएस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी मीठी गंध प्रदान करते हैं। ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे आगे जाकर के। एस्टर से इत्र, अगरबत्तियाँ आदि भी बनाए जाते हैं। ठीक है, पॉलिएस्टर से निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट। ठीक है ना, ये नाम दिख रहे हैं आप लोगों को। देखो, पॉलीकोट का मतलब क्या है, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, कॉटन की मिलावट, सूती की मिलावट कर देते हैं, पॉलिएस्टर में पॉलीकोट बन गया। पॉलीवूल, पॉलिएस्टर में ऊन की मिलावट कर दी, पॉलीवूल बन गया। टेरिकोट, टेरिलीन तो पॉलिएस्टर ही है ना, टेरिलीन में कॉटन की मिलावट कर दी, टेरिलीन बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि नायलॉन के बारे में पढ़ा हमने। नायलॉन क्या था, नायलॉन एक प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा था। 1931 में इसका आविष्कार हुआ था बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के। ठीक है, इसका उपयोग उसको बनाने के लिए सिर्फ रासायनिक या निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। काफ़ी मजबूत था, लचीला, हल्का था, इतना मजबूत है कि पैराशूट और चट्टानों की रस्सियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारी जीवन की जो दिनचर्या है उसमें इसका। उसके बाद आपने देखा था एक एक्टिविटी भी है जिसमें सभी रेशों की मजबूती का आकलन किया जाता है। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक देखा था हमने। पॉलिएस्टर पढ़ा है हमने आज। पॉलिएस्टर क्या होता है, एक संश्लेषित रेशा है, आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, सरलतापूर्वक धुल जाता है, वस्त्र हेतु उपयोगी पदार्थ है ये। ठीक है, टेरिलिन देखा था इसमें, पेट देखा था हमने इसमें, और पॉलिएस्टर में हमने पॉलीकोट, पॉलिएस्टर, कपास का मिश्रण है देखा हमने, पॉलीवूल आदि पढ़े। उसके बाद हम देखते हैं एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होते हैं बेटा, एक्रिलिक क्या है, ऊन, जो हम कपड़े पहनते हैं ना उनके, सर्दियों में, वो सारे कपड़े ऊन के नहीं होते, वो कुछ ना मतलब प्राकृतिक ऊन के नहीं होते, दिखते तो ऊन जैसे हैं लेकिन वो ऊन के नहीं होते। वो आप देखो ज़रा, इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊन कैसे प्राप्त की जाएगी, नहीं। पहले तो बहुत कम खपत होती थी कपड़ों की, तो प्राकृतिक वस्तुएं अवेलेबल होती थी, लेकिन जैसे कि अब खपत बढ़ती जा रही है, तो जैसे कि हमें रसायनों का सहारा लेना पड़ता है। तो इन्हीं प्रकार के रसायनों से हमने एक धागा बनाया है जो बिल्कुल देखने में बिल्कुल ऊन जैसा होता है, उसको हम लोग एक्रिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रिलिक। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी ऊन अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध होती है।
संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ, पहुंच के भीतर होते हैं और प्राकृतिक रेशों से काफ़ी लोकप्रिय है। हम 7वीं क्लास में देख चुके हैं 7वीं क्लास में देख चुके हैं कि प्राकृतिक रेशों को जलाने से किस प्रकार की स्मेल आती है। कपास को जलाने से कागज़ की, रेशम को जलाने से रेशम को जलाने से जले हुए मांस की, ठीक है, ऊन को जलाने से जलते हुए बालों की, ठीक है ना। इस प्रकार से संश्लिष्ट को जलाने से हमने देखा था उसकी आती है प्लास्टिक की, ठीक है। तो हमने देखा था कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है, यानी कि आप एक्रिलिक को जलाएं, एक्रिलिक हम देखा ना, कृत्रिम ऊन कहेंगे हम इसको, ठीक है बेटा, कृत्रिम ऊन कहा जा सकता है इसको। तो कृत्रिम ऊन है, पॉलिएस्टर था, पेट था, जो भी थे ये, इनको जलाएंगे ना, इनकी जो स्मेल है ना, गर्म करने पर पिघल जाएंगे, इनकी स्मेल ना प्लास्टिक जैसी ही होगी। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का हानिकारक गुण है, यानी कि बहुत बड़ा हानिकारक गुण है ये। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पहन के खाना बना रहा है रसोई में, ठीक है, अचानक से आग लग जाती है, तो आग पकड़ के ये पिघल जाते हैं और त्वचा के चिपक जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति होती है। तो इसलिए रसोई घर में काम करते वक्त ध्यान रहे अपनी माँ को बोलने कि संश्लेषित वस्त्र ना पहने। देखो क्या कह रही है, बूझो पहली क्या कह रही है, ओहो अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के गुण धर्म। इसी के साथ थैंक यू।